हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अभिषेक आनंद और ब्रिज कोर्स के 5वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की बात करेंगे और अपना ग्राफ खत्म हो जाएगा, है ना। तो पहले ग्राफ को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। पक्का स्टार्ट करें? चलो, तो लास्ट क्लास जहाँ पे हम छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और जरूरी नहीं कि ये ओरिजिन से ही पास करे। हम इसमें बात कर चुके थे कि a डिसाइड करेगा कि ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा और a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा। ग्रेटर देन 0 अपवर्ड, लेस देन 0 डाउनवर्ड। व्हाट अबाउट a इज 0? तो नहीं हो सकता है सर, आपने ही तो बताया था कि a 0 हो गया तो ये लीनियर हो जाएगा, है ना। और c क्या था अपना? c अपना था y इंटरसेप्ट। ठीक है, लेकिन क्या इतना इंफॉर्मेशन काफी था पैराबोला को यूनिकली ड्रॉ करने के लिए? नहीं, हम इस पे बात कर चुके थे। इसके लिए हमें इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। मान लो ये मेरा पैराबोला है, तो ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स वी और वाई भी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब हम बात करते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज माइनस बी बाय 2a और y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो होता है माइनस डी बाय 4a। पहले आप इसको लिखो फिर समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। B दिख रहा है, A दिख रहा है, D। ये D क्या है? बिल्कुल सही सोचा आपने। D वही डिस्क्रिमिनेंट है जिसके बारे में आप लोग 9th-10th में पढ़ते आ रहे हो। तो D मेरा है B स्क्वायर माइनस 4AC। D इज बेसिकली B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, और ये आपका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट और ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। अगर इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेटर होगा। मान लो मेरे पास, हमको अब ड्रॉ करना है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, आपने शायद 9th-10th में ड्रॉ भी करा होगा, बट बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, भूल जाते हैं। वो प्लॉटिंग वाला काम नहीं करना है, हमको एक रफ ड्राइंग चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपवर्ड की डाउनवर्ड? तो सर ये तो अपवर्ड है। ठीक है, y इंटरसेप्ट? तो सर ये 4 है। ठीक है, अच्छी बात। अब इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखें, तो इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से देखना, एक्स वी बराबर माइनस बी बाई 2a। 2a, a यहां पे क्या है? 1, तो ये आपका हो जाएगा 1। आप y कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो, अगर ये एक्स वी वाई भी इस पे लाई कर रहा है तो ये x जो कोऑर्डिनेट है उससे अगर उसको सेटिस्फाई करवाओगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तरीका नंबर 1 ये भी है। दूसरा तरीका, सिंपली फॉर्मूला लगाओ। पहला तरीका क्या बताया कि देखो, अगर ये एक्स वी वाई भी इसी पैराबोला पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर एक्स वी पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी अपने आप आ जाएगा। एक्स वी आपने 1 निकाला, इसमें पुट करके देखो, देखो दोनों तरीका से सेम आएगा। तो वाई भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 कितना है? 1
-2 -1 +4, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? -b/2a और -d/4a, ठीक है। तो इसमें पुट करो 1 -2 +4, it will come out to be 3, it will come out to be 3, सही है। अपना d वाला मेथड से भी निकाल लें, तो मेरा d क्या आ रहा है, तो b² -4ac ac 4ac, तो d आपका आ रहा है 4 घटाओ 16 -12, तो मेरा xv जो होना चाहिए, यहां पे ही लिख देते हैं, सॉरी yv -d/4a, तो ये हो जाएगा 3। देखो यहां से भी सेम आ गया, सेम आ गया ना, तो अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। देखो x एक्सिस, y एक्सिस 1,3 1 2 3 1 2 3, एक रफ आइडिया ले रहा है ना, 4, ताकि रफली मेरा ग्राफ सही है। 1,3 1,3 ये पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब मेरा वर्टेक्स यहां कहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अपवर्ड ओपनिंग है और 4 से पास कर रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसे, है कि नहीं है? अपवर्ड ओपनिंग 4 को कट करता हुआ, और ये मेरा वर्टेक्स भी होना चाहिए। क्या ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा रफली, पक्का? क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो, नोट डाउन करो। चलो एक और ट्राई करो आप खुद से, पहले स्क्रीन पॉज करना, फिर खुद से ट्राई करना, ठीक है, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो सबसे पहले अपवर्ड की डाउनवर्ड, तो सर अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट c, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -b/2a, तो 4/2 इट्स 2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सिंपली इसको इसमें पुट कर दो, है ना, तो 2 -4 × 2 + 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 + 4 0, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है। वर्टेक्स कहां पे है, 2,0, यहां कहीं 1, यहां 2, 1 2 3 4, ठीक है। वर्टेक्स यहां कहीं है, और ये पैराबोला कुछ ऐसे होगा, है कि नहीं? खुद से ट्राई करो जल्दी से, कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। अपवर्ड 4 से पास कर रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ रफली 1 2 2,0 एक जगह पे टच करता हुआ निकल जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और ट्राई करो जल्दी से, x² माइनस
2x, ठीक है, -8। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। बिल्कुल वही तरीका, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। कहां पे कट कर रहा है? y इंटरसेप्ट -8, अच्छी बात है। x कोऑर्डिनेट -b by 2a, it will come out to be 1। इसको उसमें पुट कर लो, x कोऑर्डिनेट सही आ रहा है, -b by 2a, ठीक है। और इसमें पुट करो y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो 1 - 2 -8, तो ये आपका आ जाएगा -10 + 1 -9, ठीक है। ट्राई करें, ऐसा कुछ होगा। x कोऑर्डिनेट 1 है यहां कहीं, y कोऑर्डिनेट -9 है यहां कहीं, ठीक है। और अपवर्ड है, और कहां कट कर रहा है? -8 पे, तो ये -9 है, यहां कहीं -8 होगा ऑब्वियसली, तो यहां से ड्रॉ करो ऐसे और ऐसे, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ करो। हम ये भी बता सकते हैं कहां कट कर रहा होगा। ये तो -8 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा -2। अब इस पे बात करें, जरूरत नहीं है इसकी, बट आप बता सकते हो, क्योंकि हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैथ्स भी एक्स्ट्रा बताते जाएंगे। तो ये -2 और ये 4 वाला कहानी अभी सीखेंगे, है ना। तो यहां तक जल्दी से पहले नोट डाउन करो। चलो अब इस पे बात करते हैं कि ये -2 और 4 आपको कैसे दिख गया। सर आपको भी दिख जाएगा। देखो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अगर मान लो y बराबर x² - 2x - 8, इसका ग्राफ दिख गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आपको अगर याद होगा 9th-10th में आपने ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन निकाले थे, है ना। उन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखो हम क्या करते थे, इसको 0 से इक्वेट करते थे, x² - 2x - 8 = 0। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये वाला पार्ट तो मेरा सेम, जिसका ग्राफ ये है ना, जिसका ग्राफ ये है, इसको किसके बराबर कर रहे हो? तो इसको आप 0 के बराबर कर रहे हो, विच इज y। मतलब बेसिकली y = 0। y = 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। मतलब इसको अगर आप 0 लिख रहे हो तो बेसिकली आप ये चेक कर रहे हो कि ये वाला इक्वेशन x एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। फिर से सुनना, ये मेरा एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं। अगर हम यहां y की जगह पे 0 रखते हैं, यानी बेसिकली हम इसको y = 0 से कंपेयर कर रहे हैं, तो y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और y = 0 से इसको इक्वेट करने का मतलब है कि ये वाला जो ग्राफ है वो y = 0 यानी x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। वो x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, पक्का। तो इसको सॉल्व करो, याद आ रहा है आपको? जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x - 4 × x + 2 = 0। तो x is 4 या x is -2,
यानी ये एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है। और इसका डी निकाल के देखना, ध्यान से सुनना, हम थोड़ा सा 10th से आपको याद दिला दे रहे हैं। अगर आप इसका डी निकाल के देखोगे तो डी विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0। और जब भी डी ग्रेटर देन 0 आता था, याद करो इसका, तो हम बोलते थे टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। और ग्राफ में ये मतलब टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, इसको जब हम 0 से इक्वेट किए तो बेसिकली इसका ग्राफ y इक्वल टू 0 का ग्राफ, y इक्वल टू 0 का ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस का ग्राफ है ना, को कहां कट कर रहा, और यही आपका क्या होता था सॉल्यूशन। और इसमें d इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0 आता था, चेक करना d ग्रेटर देन 0 आएगा। d ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि इसका टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर d लेस देन 0 का क्या मतलब, या d इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। अब इसको समझाते हैं। अभी जो पिछला सवाल था मेरा, अभी जो पिछला सवाल था आपका, वो था कुछ ऐसा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसका वर्टेक्स क्या आया था, तो x भी आया था 2, y भी आया था 0। इसमें चेक करना d 0 था, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे हम, तो कुछ ऐसा आया था। इसका मतलब है कि मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा, मतलब अगर इसको आप 0 से इक्वेट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, और वो क्या है 2। सॉल्व करके देखना, इसका वैल्यू x बराबर 2 आएगा। और आपको याद भी कराया जाता था 10th में, याद है कि जब d 0 हो तो रियल सॉल्यूशन होता है, बट यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन आता है। इसका मतलब समझ में आया, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा, d ग्रेटर देन 0 कट कर रहा। तो आप बताओ खुद, d लेस देन 0 का ग्राफ कैसा आएगा। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते हैं और d लेस देन 0 आता है, तो समझ जाना वो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, या तो ऐसे रहा होगा, अभी जो पहला ग्राफ बनाए थे, ऊपर हवा में लटक जाएगा, कहीं पे कट ही नहीं कर रहा होगा, या नीचे ऐसे होगा, ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा। पहले ग्राफ से कंपेयर करके देखना जो हवा में लटका हुआ था, और आप उसको जब 0 से इक्वेट करोगे, 0 से जैसे हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, देखना उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अरे कहीं ना तो टच कर रहा ना तो कट कर रहा, तो काहे का सॉल्यूशन। पक्का, आई होप यहां तक की चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अपना पैराबोला वाला पार्ट खत्म होता है ना। इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नीचे अटैच कर दें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इलिप्स और हाइपरबोला, तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। चल, तो हम लोग इलिप्स के एक स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करेंगे, है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, ठीक है। और उसका एक्सिस जो होता है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, उसकी बात करेंगे, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। ऐसे इलिप्स का बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर बाय सम कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय सम कांस्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1।
जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो आपको समझ जाना है दिस इज एन इलिप्स सेंटर्ड एट ऑरिजिन। जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ये बराबर 1, ये किसका इक्वेशन होगा? इलिप्स का इक्वेशन होगा, ठीक है, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो, ठीक है। कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा, इस पे बात करते हैं। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। x के नीचे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है ना, तो ऑरिजिन से प्लस a चलने का और ऑरिजिन से माइनस a चलने का, ठीक है। और y के नीचे b का स्क्वायर है, तो y में यहां b चलने का और नीचे माइनस b चलने का, ठीक है। तो जो आपका इलिप्स का शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ कुछ अंडा जैसा, है ना। यहां पे x में बड़ा वाला है एक्सिस है और y में छोटा वाला। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसे भी हो सकता है y की तरफ बड़ा हो और x की तरफ छोटा, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर केस में x की तरफ बड़ा है और y की तरफ छोटा है, मान लेते हैं a माइनस a b माइनस b, ठीक है। ये ऑरिजिन से ये वाला पार्ट देखो, ये बड़े वाले एक्सिस का आधा है ना, आधा ऑरिजिन से यहां तक बड़े वाले एक्सिस का आधा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और ये वाला छोटे वाले एक्सिस का आधा है, तो इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? जरूरी नहीं कि एक्स में बड़ा एक्सिस हो और वाई में छोटा एक्सिस हो, हम बार बार बोल रहे हैं। यहां इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है, ठीक है। जैसे एक इलिप्स आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखने से दिख गया कि ये इलिप्स का इक्वेशन है ना, जिसका सेंटर कहां पे है? ऑरिजिन पे है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, इसका सेंटर ऑरिजिन पे है। क्या करें सर? एक्स वाई, एक्स के नीचे 1 है, 1 माइनस 1, y के नीचे 3 है, लगभग यहां 3 माइनस 3। दिस इज योर इलिप्स। इस समय देखो मेजर एक्सिस किस में है? y में, तो ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस और ये हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। लिख लेना, कोई दिक्कत है ना। अच्छा, थोड़ा सा शिफ्टिंग बताएंगे, जब ग्राफ पूरा हम कर लेंगे, आज के क्लास में ऑलमोस्ट ग्राफ खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में या आज के क्लास में ही थोड़ा सा पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आप शिफ्टिंग में अच्छा करते हो ना, तो फिजिक्स का बहुत ग्राफ आसान हो जाएगा आगे चल, ठीक है। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, फिजिक्स वाले भी और मैथ्स वाले भी, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी, साथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग वाला पार्ट नहीं छोड़ने का। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। अगर आप लॉजिकली सोचो ना, तो सर्कल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स ही है। कैसे? तो सर अगर ए और बी को बराबर कर ले, है ना, ए और बी को बराबर कर लें और उसका नाम आर रख दें, रेडियस, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर,
तो क्या ये इलिप्स सर्कल बन जाएगा? बिल्कुल सर। मान लेते हैं कि सर ये बी की जगह पे आर और ए की जगह पे भी आर, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल, जिसका रेडियस क्या होगा? आर। यानी अगर आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन दिखे एक्स स्क्वायर बाय समथिंग का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू 1, आपको तो बस यही सोचना है कि इलिप्स है भाई। क्या है? इलिप्स। अब वो स्पेशल इलिप्स है जो कि सर्कल बन जाए तो अच्छी बात है, बट सोचना क्या स्टार्टिंग में? इलिप्स है ना। इस इलिप्स के बारे में बताओ तो इसका भी सेंटर कहां होगा भाई? ओरिजिन पे, सेंटर एट ओरिजिन, और रेडियस आर, और इसका रेडियस क्या हो गया? आर। कोई दिक्कत? स्मॉल आर है यहां पे। यानी ये सब इक्वेशन अगर आपके सामने लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, अब बच्चे परेशान, अच्छा लगता है ये वाला ना सर्कल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अबे सर्कल है, ये देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, दिखा सर्कल। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, क्या है भाई? सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? 3। ऊपर वाले का रेडियस 2 नहीं है, √2 है। क्या है? √2। तो एक साथ में आपका सर्कल और इलिप्स खत्म हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट आता है हाइपरबोला, है ना। हाइपर होके जब बोला तो हाइपरबोला नहीं, ठीक है। और उसमें भी हमको एक बिल्कुल सिंपलेस्ट केस पढ़ना है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। ये क्या है? जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे एक्स वाई इज सम कांस्टेंट, के सी जो भी हो व्हाटएवर, तो ये आपका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। इसमें ना तो x 0 होगा ना तो y 0 होगा। क्यों? ये भी आप सोच सकते हो, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो x बराबर k बाय वाई, तो y 0 तो कर नहीं सकते हो। उसी तरह आप ऐसे भी सोच सकते हो y बराबर k बाय एक्स, तो x भी 0 नहीं, ठीक है। उसके बाद ये दो तरह का नंबर हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो पहले बात करते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है, वेयर के इज ग्रेटर देन 0। लॉजिकली सोचना, के ग्रेटर देन 0 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है। और इन दोनों के प्रोडक्ट का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो x और y दोनों पॉजिटिव होगा या x और y दोनों निगेटिव होगा। सही बोलेगी गलत? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है तो आप 100% बोल सकते हो कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या दोनों नंबर नेगेटिव होगा। पक्का? ठीक है सर, अच्छी बात। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मेरा जो ग्राफ होगा फॉर के ग्रेटर देन 0, वो हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसे क्वाड्रेंट में होगा जहां एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या एक्स वाई दोनों निगेटिव हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखना, एक्स वाई इक्वल टू के एंड के इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। टच नहीं होगा, देखो कहां टच होगा? अनंत पे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। पक्का? ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
और एक और चीज हो सकता है, when xy is k and k is less than 0, इसका क्या होगा भाई? तो इस केस में या तो x पॉजिटिव हो y निगेटिव, या x निगेटिव हो y पॉजिटिव। ऐसा कब हो सकता है? तो सर ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब अगर मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू के वेर के इज सम नेगेटिव नंबर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। टच नहीं करेगा अगेन एक्स, समझ में आया? जैसे कि आपको लिख दे एक्स वाई इक्वल टू 8, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है कि यहाँ 8 है कि 6 है, उससे इसका कनकेविटी डिपेंड करता है, वो बाद में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बाद। आपके लिए 8 भी वही है, 6 भी वही। और अगर आपके लिए लिख दे एक्स वाई इक्वल टू -3, तो ये ग्राफ ऐसा हो, ठीक है? तो हाइपरबोला तक की कहानी फिनिश हो गई। जल्दी से लिखो, यहां तक नोट डाउन करो। तो अब ग्राफ अच्छा खासा सीख लिया हम। एक दो और इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करते हैं, फिर मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, है ना? एक दो और ग्राफ की बात करते हैं, फिर मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। शिफ्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा हम बाद के लिए छोड़ते हैं। जब हम सारा अच्छा ग्राफ और फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ लेंगे, तब शिफ्टिंग करेंगे, है ना? तो सारा ग्राफ वाला शिफ्टिंग एक साथ हो जाएगा, ठीक है? तो हाइपरबोला हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास y बराबर साइन x का ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आपने थोड़ा सा 9th में वेव पढ़ा होगा, वहां पे ये दिखता है ना, वेव जैसा, ठीक है? तो उसकी बात करते हैं, ठीक? ध्यान से सुनो। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये भी बताए हैं कि इसका वैल्यू -1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 1 से सॉरी इसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। मतलब ये ग्राफ जब भी होगा मैक्सिमम यहां तक जाएगा, मान लो 1, और ये -1, ठीक है? ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ नहीं है, ये बाउंड्री बना रहा है। साइन x का ग्राफ, y बराबर क्या है मेरा? साइन x। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। आगे भी ऐसा रिपीट होगा। अब पीछे भी ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है? इसके बाद भी थोड़ा सा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये वाला वैल्यू होगा 0, ये होगा आपका π/2, ये होगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, ये हो जाएगा 2π, 360। इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 360 के बाद से, तो फिर π/2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 5π/2, ठीक है? ये हो जाएगा 6π/2, यानी 6π/2 मतलब क्या? जल्दी बोलो, 3π। और फिर ये हो जाएगा 7π/2, और ये हो जाएगा आपका 8π/2, यानी 4π। 4π मतलब फिर से 2 चक्का, है ना? पीछे भी ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π,
माइनस 3π/2 माइनस 2π, 2π इज बेसिकली 4π/2। ठीक है, लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे इसीलिए बोल। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तो 0 से लेके 2π के का जो ग्राफ है यही आगे रिपीट हो रहा है। 0 से लेके 2π का ग्राफ उठाओ और चिपकाओ, आपको साइन का ग्राफ मिलता जाएगा। यहां से भी देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, 2π। तो हर 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट होता है। अच्छा, यहां से ही नहीं, यहां से भी देख सकते हो। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये ऐसे गया, फिर यहां गया। अब इसके बाद देखो रिपीटेशन है ना, और यहां के बीच का चेक करना, 2π आएगा। 5π/2 माइनस π/2, 4π/2 विच इज 2π। यानी हर 2π के बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा। हर 2π के बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा। फंक्शन क्या है उस पर भी अच्छे से बात करेंगे, परेशान नहीं होना। बट हर 2π के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और जितने के बाद ये रिपीट होता है उसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड फॉर दिस पीरियोडिक फंक्शन। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड है 2π। ठीक है, तो साइन का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। SHM वेव हर जगह यूज होने वाला, उससे पहले भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसी का भाई भाई ग्राफ है cos x, उस पे आने वाले हैं। तो यहां तक स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन। तो y बराबर cos x का ग्राफ, ये भी जानते हैं कि कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में ही होता है ना। ये 1, ये -1, x y। ठीक है, ये cos x का ग्राफ। ठीक है, ये जैसा यहाँ पे शेप है वैसा ही यहाँ पे होगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये है आपका 0, π/2 पे ये 0 हो जाता है, ये पाई पे -1 हो जाता है, 3π/2 पे 0 हो जाता है, और फिर 2π पे 1 हो जाता है। अगर इसके आगे की बात करें तो वो भी थोड़ा सा हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2π हो जाएगा, ये 5π/2, और ये आपका हो जाएगा 6π/2 यानी 3π। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ भी अपने आप को 2π के बाद रिपीट कर रहा है। ये ग्राफ भी अपने आप को 2π के बाद रिपीट कर रहा है, साइन जैसा ही दिखता है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका भी साइन जैसा ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, शिफ्टिंग में पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से अगर देखो तो आपको लग रहा होगा कि साइन का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है ना, और इसी ग्राफ को थोड़ा सा इधर खिसका दिए। ये जब यहां से ऐसा शुरू होता था, इसी को थोड़ा सा इधर खिसका देंगे तो ये ग्राफ ऐसा दिखने लगेगा,
असल में π/2 से खिसकाते हैं। कितने से? π/2 से। तो वो हम आपको शिफ्टिंग में बता दें, कोई दिक्कत? शिफ्टिंग वाले में वो बता देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। ये साइन वाला ग्राफ ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहे हैं, देखो। ठीक है, एक साथ आप भी ड्रॉ करने की कोशिश कर, ठीक है। तो ये मेरा कॉस का ग्राफ, किसका ग्राफ है? कॉस का, व्हाइट कलर में, और ब्लू वाले में साथ में साइन का ग्राफ, ठीक है। जल्दी से यहां तक लिखो। अब हम लोग थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन की बात करें, मॉड की बात करें, ठीक है। मान लो हम आपसे पूछें कि -mod 2 का वैल्यू क्या हो, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू होता है 2, ठीक है, अच्छी बात। अगर हम आपसे पूछें कि mod 2 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका भी वैल्यू होता है 2, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। असल में ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, कि ये नहीं बताता कि माइनस में है कि प्लस में, सिर्फ ये इतना बताता है कि कितना। ये सिर्फ क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन आप लोग 7th 8th में पढ़ते हो, बट कभी ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए आपको याद नहीं रहता है ना। अभी आपको हम याद दिलाएंगे, और ये भी दिलाएंगे कि आप कैसे इसको गलत तरीके से याद रखे हो। मान लो हम आपको पूछ लें कि मॉड x का वैल्यू क्या है, ठीक है। -2 था तो 2 हो गया, +2 था तो 2 रह गया। मान लो मॉड x की बात कर रहे हैं, x कैन बी एनी नंबर, x इज अ वेरिएबल। इसका वैल्यू आप क्या सोचते हो? ध्यान से सुनना, हम हर गलत ऑप्शन पे बात करें, है ना, हर गलत ऑप्शन पे बात करें, फिर सही की तरफ जाएंगे, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर आप लिखते हो +x, तो आप गलत हो। कैसे गलत हो वो भी बता देते। मान लो हम मॉड के अंदर डाल दिए -2, अरे x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, और आप बोलते हो कि सर इसका आंसर +x है, तो यहां पे x क्या है मेरा? -2, और आप बोलते हो कि सर इसका आंसर है +x। गलत है कि नहीं है? मॉड -2 का वैल्यू 2 आना चाहिए, तो बचपन से जान रहे हो ना। फिर आपके दिमाग में, अच्छा सर आप हमको गलत कर रहे हो, हम बताते हैं भी आपको। चलो सर लिखो मॉड x का वैल्यू -x होता है। मैंने बोला गलत, आपने बोला हाँ -2 पुट करके देखो। हम बोले क्यों -2 भाई, हमेशा -2 क्यों पुट करें, हम तो अब की बार 3 पुट करेंगे। अब की बार ये मेरा x है, मेरा x कौन है? 3। हाँ ठीक है सर, करके देखो आंसर क्या आ रहा है? -3 -3। ये तो कांड हो गया। अच्छा सर हमको गलत बता रहे हो, अब ये लिख के दिखाओ। आप बोल दो कि सर मॉड x बराबर +-x। मैंने बोला गलत, ये भी गलत,
अब बोलोगे नहीं सर हमको नंबर पुट करके दिखाओ, बोले ठीक है देख लो। मान लो हम इसके अंदर रख देते हैं 3, तो आपका आंसर आ गया +-3। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हटा रहे आप, फालतू का फंक्शन है, किसी काम का नहीं, बहुत काम का, बहुत काम का, इसीलिए सिखा रहे हैं। तो सर आप ही बता दो यार, टाइम पास मत करो यार, हम लोग बहुत बिजी आदमी हैं, है ना, जल्दी से बताओ, खत्म करो, खत्म कर दो। मॉड एक्स, अब हम जैसे डिफाइन कर रहे हैं वो सो, हम नहीं कर रहे, समझदार लोगों ने डिफाइन कर रखा। इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड एक्स इज, ध्यान से सुनना, एक्स पीस वाइज डिफाइन होता है, पार्ट वाइज। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, ये सिंपली बाहर आ जाता है, एज इट इज बाहर आ जाता है, एज इट इज बाहर आ जाता है। कब? जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी नॉन निगेटिव नंबर, यानी ये एज इट इज बाहर आ जाएगा कब? जब x, when x is greater than equal to 0, ठीक है। लेकिन इसमें एक माइनस साइन लग जा रहा, देखो ये माइनस के साथ एक और माइनस लग के पॉजिटिव हो गया, तो ये -x बाहर आता है कब? जब x लेस देन 0। अब कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। अब आप कुछ भी करके देखो गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है फिर से शुरू करते हैं। 3 ये किए तो सर ये वाला डेफिनेशन क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है मॉड के, तो मॉड एक्स का रियल डेफिनेशन ये पूरा है, पूरा। अब आप 7वीं 8वीं के किताब को उलट के देखना, वहां पे लिखा हुआ था ये डेफिनेशन, आपने ध्यान नहीं दी। अब देखो डेफिनेशन पे फिट करो, बिल्कुल सही आएगा। मॉड 3, अच्छा सर अंदर वाला क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 0 है, तो एज इट इज बाहर निकाल दो ना सर, बिल्कुल सही। आगे -3, सर अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव है, अच्छा एक माइनस लगा दो, -3 एंड इट विल कम आउट टू बी 3। इसको और जनरलाइज कर देते हैं, और जनरलाइज कर देते हैं, एक्स भी नहीं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मेरा फेवरेट क्वांटिटी यूज करते हैं आज, दैट इज अ डब्बा, खाली डब्बा जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर लेना, खाली डब्बा जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर लेना। हम इसको जनरलाइज कर देते हैं मॉड डब्बा। डब्बा एज इट इज बाहर आ जाएगा सर अगर डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और डब्बा के साथ एक माइनस आ जाएगा अगर डब्बा लेस देन 0, अगर डब्बा लेस देन 0 है। सबसे जनरलाइज डेफिनेशन है ना, क्यों? देखो अगर हम आपसे पूछ लें मॉड x -3, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भी फंसोगे, ऐसे सोच रहे हो तो भी फंसोगे। ऐसे सोचो सर इसके अंदर तो डब्बा, ये पूरा का पूरा डब्बा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सर इसका आंसर होगा डब्बा एज इट इज बाहर आ जाएगा x -3 इफ x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, अगले स्टेप में कर लेंगे। और -x -3 इफ x -3 इज लेस देन 0। ठीक है, एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, x -3 का मॉड, x -3 एज इट इज बाहर आ गया कब? जब x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी ये 3 इस साइड आ गया, और 3 माइनस एक्स, माइनस को इंक्लूड कर लो, इफ x इज लेस देन 3, लेस देन और इक्वलिटी पे अगले क्लास में और अच्छे से बात करें, ठीक है। तब तक कुछ होमवर्क लिख लो साथ में, इस सब का वैल्यू लिख के लाना। ट्राई करके लाना, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो अगले क्लास में इस पे बात करेंगे, है ना। तो आई होप मज़ा आया हो, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली हो, है ना। तो बाकी हम लोग अगले क्लास में करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स में हो बताओ उनको भी कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। थैंक यू।